हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट वॉरियर। रंजीत सिंह के बुक से आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो चार्ल्स डिकेंस का रहेगा, या उनका पूरा नाम जो है चार्ल्स जॉन हफाम डिकेंस, इनका टॉपिक रहेगा। और इसके पहले वीडियो में जॉन किट्स कंप्लीट हो चुके हैं ओवरऑल, यानी उनकी बायोग्राफी, वर्क्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट लाइन्स सब कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए देख लेते हैं, इनका बायोग्राफी आज देखेंगे और अगले वीडियो में आगे प्रोसीड करेंगे। तो चलिए, पहले इनका बर्थ जो हुआ है वो कब हुआ है, तो 7 February 1812 लैंड पोर्ट और सुबर्ब ऑफ पोर्ट माउथ, यहाँ पे हुआ। लैंड पोर्ट के सुबर्ब ऑफ पोर्ट माउथ में हुआ है। और इनका जो पूरा नाम है ये भी देख लीजिए, चार्ल्स जॉन हफाम डिकेंस। डेथ जो इनका होता है वो 9 जून 1870, 58 ईयर्स के जब होते हैं तब होता है। हैगम कैंट, इंग्लैंड, हैगम कैंट इंग्लैंड में होता है। और इनको जो बरीड किया जाता है वो 14 जून को किया जाता है। 14 जून को क्यों किया जाता है, 9 जून को तो इनका डेथ होता है, तो कुछ इनके जो रिलेटिव्स रहते हैं उनकी वजह से इसको डिले करना पड़ता है डेड बॉडीज़ को, कुछ डिसीजन की वजह से, वो आगे हम बताएंगे जिस वजह से जो है डिले हो जाता है। अगला है पेरेंट्स। इनके जो पेरेंट्स हैं वो कौन है, तो जॉन डिकेंस हैं, जो कि एक क्लर्क रहते हैं नेवी पे ऑफिस में। कहाँ रहते हैं, नेवी पे ऑफिस में। इनके फादर जो हैं वो कौन है, जॉन डिकेंस है। मदर कौन है, तो मदर है इनकी एलिजाबेथ डिकेंस। देखिए, एलिजाबेथ डिकेंस पूछा गया है। और एक बात, एलिजाबेथ तो बहुत से लोगों की मदर का नाम होता है, जैसे कि आपके चार्ल्स लैम्ब है, उनकी मदर का नाम एलिजाबेथ फील्ड। और एलिजाबेथ पिलफोर्ड रहता है किसका, तो वो रहता है पीबी शैली की मदर का। और इनकी मदर का नाम क्या है, तो एलिजाबेथ डिकेंस है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एजुकेशन इनका देखते हैं क्या है, तो एजुकेशन जो इनका रहा है वो प्राइवेट एजुकेशन रहा है। फर्स्ट एट डैम स्कूल में, देन एट द स्कूल रन बाय विलियम गाइल्स इन चैथम रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। यानी कि पहली बार ये डैम स्कूल में रहते हैं, दूसरी बार जो आते हैं वो विलियम गाइल्स के एक स्कूल है, विलियम गाइल्स जो हैं वही रन कराते हैं स्कूल को, जो कि रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक है। म्यूज़िक में भी इनका कुछ योगदान रहा है, क्योंकि इनकी मदर जो हैं वो जो है कुछ संगीत में रहती हैं, जिस वजह से इनको ये आता है। अगला है ऑक्यूपेशन। इनका जो ऑक्यूपेशन है उसको देख लेते हैं। 19th सेंचुरी रिप्रेजेंटेटिव पोएट, रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन नॉवेलिस्ट, जर्नलिस्ट। यानी कि ये रिप्रेजेंटेटिव हैं किसके, विक्टोरियन एज के। ये क्वेश्चन आया हुआ है, पूछता है विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव कौन है, तो चार्ल्स डिकेंस है। और ये जो है क्या है, नॉवेलिस्ट है, जर्नलिस्ट है। अपना करियर एज ए जर्नलिस्ट शुरू करते हैं, उसके बाद नॉवेलिस्ट के रूप में इनको बहुत ख्याति मिलती है। अगला है स्पॉज यानी इनके जो साथी हुई हैं वो कौन हुई है, कैथरीन थॉमस होगार्थ। यानी कैथरीन होगार्थ, ये थॉमस जो है पूरा नाम नहीं लेते हैं, मतलब लोग ज़्यादातर थॉमस होगार्थ, कैथरीन होगार्थ ही बोलते हैं। तो कब विवाह करते हैं, 1836 में। 1836 में। आगे देख लेते हैं, सर्वे ऑफ द ऑथर्स लाइफ, ऑथर के लाइफ को देख लेते हैं। तो डिकेंस की जो फादर हैं, 1814 में इनके फादर जो है ट्रांसफर्ड टू लंदन विथ फैमिली। यानी कि इनका जन्म कहाँ होता है, डिकेंस का लैंडपोर्ट में। उसके बाद 12 में जन्म होता है, 14 में उनके पिता जो कहाँ चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं फैमिली के साथ में। अब 1816 में क्या होता है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। 1816 में क्या होता है, तो 1816 में इनके जो पिता रहते हैं वो फिर से ट्रांसफ़र हो जाते हैं लंदन से। ये कहाँ जाते हैं, तो ये चैटहम जाते हैं फैमिली के साथ में। कब जाते हैं, 1816 में। देखिए, 12 में जन्म हुआ, 14 में लंदन गए, उसके बाद 16 में जो है चैटहम गए फैमिली के साथ में। उसके बाद 1821 में क्या हुआ, इनके जो पिता हैं वो अपनी पोस्ट यानी कि नेवी पे ऑफिस में जो रहते हैं उस पोस्ट को जो है ये लॉस्ट कर जाते हैं, ये वो समझ लीजिए वहाँ से निकाल दिए जाते हैं। मोस्ट ऑफ हिज इनकम भी खत्म हो जाता है। फैमिली मूव्ड टू अ हाउस कैम्पडन टाउन लंदन। अब फैमिली जो है चैटहम से कहाँ जा रही है, कैम्पडन टाउन लंदन जा रही है। क्यों, क्योंकि इनकी जो इनकम है वो 1821 में इनकम जो है इनकी, देखिए 1821 में इनकी इनकम जो है ख़त्म हो गई है पूरी, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द इनकम
अगला है 2 फरवरी 1824 हिज फादर वाज अरेस्टेड फॉर द डेब्ट। अब देखिए 1821 में ये जो है अपना पोस्ट को लॉस्ट कर जाते हैं। उसके बाद जो है 1824 में इनको जो है अरेस्ट कर लिया जाता है डेब्ट के लिए, यानी कि उधारी इतना होता है जिस वजह से इनको अरेस्ट किया जाता है और पुट इन मार्शलसी प्रिजन में इनको रखा जाता है। टू सपोर्ट हिज फैमिली डिकेंस वर्कड एज वेरेंस ब्लैकिंग फैक्ट्री एट हगरफोर्ड मार्केट। आफ्टर फादर रिलीज ऑन 28 में फैमिली रिटर्न टू कैम्पटन टाउन। अब देखिए इनके फादर जो है कैम्पटन टाउन में रहते हैं, तभी इनका जो है पोस्ट चला जाता है। उसके बाद जो है 24 में इनके पिता को अरेस्ट किया जाता है, मार्शलसी प्रिजन में रखा जाता है, जिसकी वजह से जो है डिकेंस के ऊपर समस्या आती है और डिकेंस जो है अपना वर्क करना शुरू कर देते हैं। किसमें? वेरेंस वर्कड एट वेरेंस में ब्लैकिंग फैक्ट्री। और कहाँ पर ये है? ये हंगरफोर्ड मार्केट में है। आफ्टर फादर रिलीज, इनके फादर जो रिलीज होते हैं वो 28 में, यानी 1824 में ही 1824 फरवरी में इनको अरेस्ट किया जाता है, मई में रिलीज़ कर दिया जाता है। इनके फादर जो है रिलीज हो जाते हैं 28 मई को। और उसके बाद जो है फैमिली कहाँ रिटर्न होती है? उसके बाद कैम्पटन टाउन चली जाती है। चलिए अगला देख लेते हैं। 1824 में जो है ही वॉज इनरोल्ड एट 24 का ही बात चल रहा है। इनके पिता को अरेस्ट किया गया 24 में, छोड़ भी दिया गया। चार्ल्स डिकेंस जो है उसी टाइम पर जॉब भी करते हैं, वर्क करते हैं, और उसके बाद जो है इनको इनरोल भी कर लिया जाता है वेलिंगटन हाउस एकेडमी में। वेलिंगटन हाउस जो है उसी एकेडमी में जो है इनका एडमिशन करा दिया जाता है। कहाँ पर? वेलिंगटन हाउस। कब? 1824 में। अब 1827 में जो है ये इनको स्कूल से निकाल दिया जाता है, मतलब फैमिली वाले जो है इनको स्कूल से टेकन कर लेते हैं, ले लेते हैं। ही बिकम ऑफिस बॉय एट अटॉर्नी। फाइनली ही डिसाइडेड टू बिकम अ जर्नलिस्ट। अब देखिए 1827 में इनकी फैमिली जो है इनको निकाल लेती है। उसके बाद ये एक ऑफिस बॉय बन जाते हैं, एक अटॉर्नी के अंडर में ऑफिस बॉय बन जाता है अटॉर्नी के अंडर में। फाइनली ही डिसाइडेड टू बिकम अ जर्नलिस्ट। उसके बाद जो है ये क्या करते हैं? फाइनली डिसाइड करते हैं कि इनको क्या बनना है? जर्नलिस्ट बनना है। जर्नलिस्ट जो पूछता है बायोग्राफी में कि ये क्या रहे हैं, तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन नॉवेलिस्ट और जर्नलिस्ट रहे हैं। अगला है 1829 ही वर्कड एज अ फ्रीलांस रिपोर्टर एट डॉक्टर्स कॉमन्स कोर्ट। अब देखिए फ्रीलांस रिपोर्टर जो है करके आता है कि कौन है, मतलब किसने ज्वाइन किया था, तो वो किए थे 1829 में। कौन किए थे? चार्ल्स डिकेंस किए थे। ये क्वेश्चन बना हुआ है DSSB में मेरे ख्याल से। 1829 में जो है ये फ्रीलांस रिपोर्टर के रूप में काम करते हैं कॉमन्स कोर्ट में। अगला है 1830 ही मेट एंड फेल इन लव विथ मारिया बेडनेल। देखिए स्पॉज में अभी हम आपको बताए हैं, तो स्पॉज में कैथरीन होगार्ट के बारे में बताए थे। मारिया बेडनेल का कोई भी वहाँ पे नहीं मिलता है रेफरेंस, और आपको याद भी करना है तो कैथरीन होगार्ट को याद करना है, इनको एज ए लवर याद करना है। मारिया बेडनेल के लव में ये जो है पढ़ते हैं और उसी टाइम यानी 1830 में ये उनसे मिलते हैं उसी वक्त। अगला है 1831 ही एक्टेड एज अ पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग ड्यूरिंग द रिफॉर्म बिल एजिटेशन। यानी रिफॉर्म बिल जब आता है उस टाइम पर ये पार्लियामेंट्री का रिपोर्टिंग भी करते हैं 1831 में। अगला है 1833 हिज लव अफेयर विथ मारिया बेडनेल एंडेड। यानी कि 30 में मिलते हैं, 33 में ख़त्म हो जाता है लव अफेयर इनका। उसके बाद his first published story डिनर एट पॉपुलर वॉक अपीयर्ड इन मंथली मैगजीन। अब देखिए पहला जो है अपीयर होता है इनका मंथली मैगजीन में आता है। कौन सा? डिनर एट पॉपुलर वॉक। कब आता है? 1833 में। अगला टॉपिक है, अगला देख लेते हैं 1834 में 1834 में जो है वर्कड एज न्यूज़पेपर रिपोर्टर अडॉप्टेड द pseudonym बोज।
हिज फादर वंस अगेन वॉज अरेस्टेड फॉर डेप्ट। अब देखिए इसमें जो है अभी बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता टीआरई 3 का, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि जो है कौन सा राइटर हैं जो कि अपना स्यूडोनिम अडॉप्ट करते हैं बोझ नाम से, तो वो चार्ल्स डिकेंस है। देखिए यहाँ दिया गया है। तो ये देखिए 1834 में जो है ये न्यूज़ रिपोर्टर के रूप में काम करते हैं और जिसमें ये अपना नाम जो है एक इमेजिन नेम जो है स्यूडोनिम यानी छुपा कर दूसरा नाम जो है इमेजिनरी नेम रखते हैं। कौन सा? बोझ। हिज फादर वंस अगेन अरेस्टेड फॉर डेप्ट, यानी कि इनके पिता जो हैं 1824 में पहली बार अरेस्ट होते हैं। अब देखिए पुनः 10 साल बाद जो है 1834 में इनको दोबारा से अरेस्ट किया जाता है। अगला देख लेते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है 1835 में ही इंगेज्ड कैथरीन होगार्ट। अब देखिए इसके पहले मारिया बेडनल थी, 30 से 33 तक चला अफेयर उनका। अब देखिए 1835 में जो है इनका ये जो है इंगेज हो जाते हैं कैथरीन होगार्ट से, जो कि डॉटर होती हैं। किसकी डॉटर होती हैं? हिज फ्रेंड जॉर्ज होगार्ट एंड एडिटर, यानी जो जॉर्ज होगार्ट होते हैं एडिटर होते हैं, उन्हीं की बेटी कैथरीन होगार्ट होती हैं, उन्हीं से ये इंगेज होते हैं। 1836 में जो है फर्स्ट सीरीज ऑफ स्केचेस बाय बोझ, डिनर एट पॉपुलर वॉक, इसके पहले हम लोग देखे थे डिनर एट पॉपुलर वॉक, जिसकी की पहली सीरीज हमारी 1833 में आती है। उसके बाद 1836 में जो है सीरीज ऑफ स्केचेस बाय बोझ जो है, बोझ नाम नहीं भूलेगा, बोझ नाम एडॉप्टेड है किसके द्वारा? और इन्हीं के द्वारा, चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। और उसके बाद जो है इलिया नाम कौन अडॉप्ट किया है? तो चार्ल्स डिकेंस किए हैं, याद रखिएगा, आ सकता है एग्जाम में। तो ये जो है पब्लिश करते हैं स्केचेस बाय बोझ। ही रिसीव्ड 150 पाउंड्स फॉर द कॉपीराइट, उसके लिए इनको 150 पाउंड जो है कॉपीराइट के लिए मिलता है। फर्स्ट नंबर ऑफ पिकविक पेपर्स अपीयर ऑन 30 मार्च। डिकेंस मैरिड कैथरीन होगार्ट, यानी कि ये जो पिकविक पेपर है पहली बार जब अपीयर होता है कब होता है? 30 मार्च को होता है। और ये जो है उसी साल जो है कैथरीन होगार्ट से जो है ये शादी कर लेते हैं, यानी कि 35 में इंगेज करते होते हैं और जो है 36 में ये विवाह कर लेते हैं। ही बिकम एडिटर ऑफ बेंटले मिसलनरी इन दिसंबर। ही पब्लिश्ड द सेकेंड सीरीज ऑफ स्केचेस बाय बोझ। अब देखिए इनको ये जो है बेंटले मिसलनी में जो है एज ए एडिटर ज्वाइन होते हैं। इसके पहले ये जो एडिटर होते हैं जॉर्ज होगार्ट होते हैं, उनकी बेटी से विवाह करते हैं। उसके बाद जो है अपने ससुर का ही समझिए मोटिवेट होते हैं या जो भी होते हैं, उसके बाद ये भी बेंटले मिसलनी में जो है एडिटर हो जाते हैं। और उसके बाद जो है दिसंबर ही पब्लिश द सेकेंड सीरीज ऑफ स्केचेस बाय बोझ। अब देखिए पहले इनका मार्च में पब्लिश होता है, इनका जो पहली बार जो मार्च में, एक मिनट फिर से देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए स्केचेस बाय बोझ जो है ये पब्लिश होता है कब? 1836 में, ठीक है, स्केचेस बाय बोझ। उसके बाद जो है इनका जो है फर्स्ट नंबर ऑफ पिकविक पेपर अपीयर्स इन ऑन मार्च 30। अब देखिए स्केचेस बाय बोझ पब्लिश होता है पहले, उसके बाद पिकविक पेपर आता है। क्या आता है? पिकविक पेपर। उसके बाद जो पुनः जो है स्केचेस बाय बोझ आता है उसी साल, यानी 1836 का ही बात चल रहा है कि पहले स्केचेस बाय बोझ, फिर पिकविक पेपर, उसके बाद फिर स्केचेस बाय बोझ, ठीक है। ये एक ही साल का ये सब बात चल रहा है, यानी स्केचेस बाय बोझ जो है 1836 में दोनों सीरीज आती है। फर्स्ट सीरीज जो है वो कब आती है? फर्स्ट सीरीज स्टार्टिंग में आती है 1836 में, और जो है सेकेंड सीरीज जो है इसकी दिसंबर में पब्लिश होती है। कब होती है? दिसंबर में होती है। अगला देख लेते हैं। द सेम ईयर ही मेट जॉन फॉस्टर हु बिकम अ क्लोज फ्रेंड एंड हिज फर्स्ट बायोग्राफर, यानी कि ये जो है इसी साल 1836 में ही जॉन फॉस्टर से मिलते हैं और जो है उनके बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं, क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं। और यही जो जॉन फॉस्टर हैं इनके फर्स्ट बायोग्राफर भी बनते हैं। अगला है 1836 डिकेंस बिगैन ओलिवर ट्विस्ट। डिकेंस जो है अपना ओलिवर ट्विस्ट वर्क को बिगैन करते हैं। कंटिन्यू इन मंथली पार्ट इन बेंटले मिसलनी। देखिए 36 में बेंटले मिसलनी में एडिटर बनते हैं। उसके बाद जो ये अपना नॉवेल जो है पब्लिश करवाना शुरू करते हैं एज ए सीरीज। देखिए 1837 में जो है अपना ओलिवर ट्विस्ट को लाते हैं, ओलिवर ट्विस्ट, और कंटिन्यू करते हैं मंथली पार्ट में बेंटले मिसलनी में, जिसमें ये एडिटर हैं। उसके बाद कैथरीन्स यंगर सिस्टर मैरी
कैथरीन्स यंगर सिस्टर मैरी whom he idolized died। अब ये समझिए कि ये डाइड हो जाती हैं, कौन? इनकी जो यंगर सिस्टर होती है मैरी। कैथरीन बोर अ सन चार्ल्स, यानी अब कैथरीन को जो है बच्चा भी हो जाता है जिसका नाम होता है चार्ल्स। द फर्स्ट ऑफ 7 सन्स एंड 3 डॉटर्स, यानी कि पहले तो इनको जो है बच्चे होते हैं, फर्स्ट ऑफ 7 सन्स, 7 बच्चे होते हैं, उसके बाद 3 लड़कियां होती हैं, 7 लड़के और 3 लड़कियां होती हैं। द सेम ईयर पिकविक पेपर्स फिनिश्ड, यानी पिकविक पेपर जो है सेम ईयर फिनिश भी होता है, जो कि 36 में चालू होता है, 1836 में चालू होता है, 1837 में जो है क्लोज हो जाता है। और एक स्केचेस बाय बोस जो रहता है दोस्तों, वो 36 में शुरू होता है, 36 में ख़त्म भी होता है। अगला देख लेते हैं। 1838 में जो है ये बिगेन करते हैं क्या? निकोलस निकलबाई। निकोलस निकलबाई को 1838 में शुरू कर देते हैं। अब जो है 1839 में क्या करते हैं? ही रिजाइंड हिमसेल्फ एज ए एडिटर ऑफ बेंटले मैशनरी, यानी कि 1836 में ये बेंटले मैशनरी को एज ए एडिटर ज्वाइन करते हैं और 39 में जो है ये इसको रिजाइन दे देते हैं एज ए एडिटर बेंटले मैशनरी से। लास्ट पार्ट ऑफ ओलिवर ट्विस्ट अपीयर इन अप्रैल। निकोलस निकलबाई फिनिश्ड इन अक्टूबर। अब देखिए ओलिवर ट्विस्ट का भी हम आपको इसके पहले बताए थे कि ओलिवर ट्विस्ट जो है 1837 में शुरू होता है और जो है 37 से लेकर के 39 तक जो है ये चलता है। कौन सा? ओलिवर ट्विस्ट। उसके बाद जो है 39 में जो है ये क्लोज हो जाता है, यानी बंद हो जाता है, लास्ट पार्ट इसका पब्लिश हो जाता है। यानी कि ये जो है 37 से लेकर के 37 से 39 तक चलता है क्या? ओलिवर ट्विस्ट चलता है, ठीक है। उसके बाद जो है निकोलस निकलबाई, देखिए अभी देखे हैं कि निकोलस निकलबाई कब आता है? 1838 में आता है। उसके बाद ये 39 में ख़त्म हो जाता है। यानी लगभग जो है इनका बस एक वर्क हमको जहाँ तक लग रहा है देखने को मिलता है कि ओलिवर ट्विस्ट जो ही है, जो कि 1837 से लेकर के 39 तक चलता है। बाकी जो है इनका नॉवेल है ज़्यादातर 2 साल सीरीज़ चली है, इसकी 2 साल के दौरान चली है। ये जो है 2 साल का गैप हो गया है, देखिए 37 से 39, और बाकी जो है 38 में निकलबाई चालू हुआ है तो 39 में जो है ये फिनिश हो गया है, अगले ही साल ये फिनिश कर देते हैं। अगला देख लेते हैं। 1814 अपीयर द फर्स्ट नंबर ऑफ मास्टर हम्फ्रेज क्लॉक, देन ही बिगैन ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। अब देखिए ये जो 1840 में अपीयर करते हैं वो क्या करते हैं? फर्स्ट नंबर ऑफ मास्टर हम्फ्रेज क्लॉक, मास्टर हम्फ्रेज क्लॉक को जो है पब्लिश करवाते हैं। देन बिगैन ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, यानी कि ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप कब चालू होता है? 1840 में, और उसके बाद 1841 में ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप को बंद कर देते हैं। शॉप इन फरवरी ही बिगैन बार्नबाई रग विच कंटिन्यूड थ्रू नवंबर। अब देखिए ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप 40 में शुरू होता है, ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप 40 में शुरू होता है, 41 में बंद हो जाता है, और उसी साल जो है ये बार्नबाई रग को भी चालू करते हैं और वो कंटिन्यू रखते हैं नवंबर तक। उसके बाद जो है 41 के बाद 42 में जो है ट्रैवल करते हैं। ये देखिए थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। 1842 में ये ट्रैवल करते हैं, कहाँ करते हैं? कनाडा और यूएस से, यूनाइटेड स्टेट और कनाडा में, यूएस में। उसके बाद अमेरिकन नोट्स अपीयर्ड इन अक्टूबर क्रिएटिंग अ फ्यूरर इन अमेरिका, यानी कि अमेरिकन नोट्स को ही अपीयर करते हैं अमेरिकन नोट्स को भी, यानी घूमते कहाँ कहाँ हैं? कनाडा और यूएस में। उसके बाद जो है अमेरिकन नोट्स पब्लिश करवाते हैं नवंबर में, जो कि फ्यूरर इन अमेरिका है, यानी क्रिएट करता है फ्यूरर इन अमेरिका। उसके बाद 1843 में क्या होता है? ही बिगैन मार्टिन चजलविट अ क्रिसमस कैरोल, द फर्स्ट ऑफ हिज क्रिसमस बुक अपीयर इन दिसंबर। अब देखिए ये जो है शुरू करते हैं, बिगैन करते हैं कौन सा? मार्टिन चोजलविट को शुरू करते हैं। किसको करते हैं? मार्टिन चोजलविट को। उसके बाद जो है क्रिसमस कैरोल भी इनका इसी टाइम पे आता है 1843 में। द फर्स्ट ऑफ हिज क्रिसमस बुक, देखिए इनका क्रिसमस बुक करके होता है, सीरीज होता है, सीरीज यानी अलग अलग नॉवेल्स होता है जिसको कि नाम दिया गया है क्रिसमस बुक नाम दिया गया है। कम से कम 4 से 5 बुक हैं, उसको हम आगे देखेंगे, अभी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो ये जो है क्रिसमस बुक है, तो इसमें पहला वाला शुरू करते हैं क्रिसमस कैरोल। अगला देख लेते हैं।
1844 में जो है ही मेड अ टूर टू इटली विथ फैमिली, यानी 1844 में ये फैमिली के साथ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? इटली जाते हैं। इसके पहले जो है ये 1843 में कहाँ गए? 1842 में ये कहाँ कहाँ जाते हैं देख लीजिए, कनाडा, यूएस 1842 में। 1844 में कहाँ गए हैं? तो ये गए हैं इटली फैमिली के साथ। ही रिटर्न्ड लंदन इन दिसंबर when the Chimes was published the same year he left London for Geneva। अब देखिए 1844 में क्या क्या काम होता है। तो ये पहली बात कि अपनी फैमिली के साथ इटली जाते हैं, उसके बाद रिटर्न होते हैं लंदन दिसंबर में। देन द चाइम्स वॉज पब्लिश्ड, चाइम्स को जो है पब्लिश कर देते हैं। उसके बाद जो सेम ईयर ही लेफ्ट फॉर लंदन, उसी साल जो है लंदन को छोड़ देते हैं। किसके लिए? जेनेवा के लिए, यानी जेनेवा निकल जाते हैं लंदन से। इटली गए, इटली से लंदन आए, लंदन से फिर जेनेवा गए उसी साल 1844 में। उसके बाद जो 1845 में क्या होता है? ही मेड डेब्यूट फॉर हीज अमाच्योर थिएट्रिकल कंपनी। अब ये जो है एक अमाच्योर थिएट्रिकल कंपनी को जो है ये क्या करते हैं? डेब्यूट करते हैं। His Cricket on the Hearth was published the same year he returned to England in July। अब देखिए लंदन गए हैं, लंदन से जिनेवा गए थे, लंदन से जिनेवा गए थे। अब उसके बाद जो है इसी साल जो ये डेब्यूट करते हैं अमाच्योर थिएट्रिकल कंपनी को, और उसके बाद इनका एक वर्क है क्रिकेट ऑन द हर्थ, द क्रिकेट ऑन द हर्थ, इसको भी ये पब्लिश करते हैं। और सेम ईयर जो है लंदन ये इंग्लैंड जो है वापस आ जाते हैं। अब उसके बाद है 1846 ही बिगैन डॉम्बे एंड सन विच रैन until 1848 with family। he traveled to Lausanne then Paris। The battle of his life appeared in December the same year। he joined as a editor Daily News but left in 3 weeks। अब देखिए इस जो 1846 है उसमें क्या हुआ कि ये जो है डॉम्बे एंड सन को पब्लिश करते हैं, बिगान करते हैं, जो कि 1848 तक चलता है, 46 से 48 तक। विथ फैमिली ही ट्रेवल्ड टू लॉसेना जाते हैं फैमिली के साथ में। उसके बाद जो है पेरिस जाते हैं, पेरिस। उसके बाद जो है बैटल ऑफ लाइफ अपीयर्ड इन दिसंबर, उसी साल जो है दिसंबर में ये बैटल ऑफ द लाइफ को पब्लिश करवाते हैं। उसके बाद जो है एज ए एडिटर ये डेली न्यूज़ को एडिटर बनते हैं, ज्वाइन करते हैं, द डेली न्यूज़ को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, लेकिन इस द डेली न्यूज़ को जो है ये केवल 3 वीक्स में ही ये क्या कर देते हैं दोस्तों, ये छोड़ देते हैं। और इसके पहले ये किस में ज्वाइन करते हैं? तो इसके पहले भी आपको याद होगा कि इनका ये जो है एडिटर बनते हैं, इसके पहले भी जो है ये 37 में एडिटर बनते हैं। किसका बने थे? वो बेंटले मिसलेनी का बनते हैं। अब ये किसका एडिटर बने हैं? तो डेली न्यूज़ का बने हैं एडिटर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। इनका बायोग्राफी थोड़ा सा लेंदी है तो इसलिए हमको 2 पार्ट में बनाना पड़ रहा है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं भूलिए दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब यदि आप देख रहे हो तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, प्लीज़ कर दिया करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।